नमस्कार, स्वागत है आपका TNB चैनल पर। आज हम लोग 13वां सेट करेंगे इस सीरीज का। ठीक, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में पहले की विधि है। जैसे आज भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही यहाँ का शासन जो है वह शासित होता है। उसी प्रकार ये जो विधि थी उस समय, इसी विधि के अनुसार ही शासन चलता था उस समय। ठीक, नेक्स्ट है मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति के लेखक मनु है ना। आगे रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि ये रामायण के रचयिता हैं। ठीक है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और यह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा हिंदी से ही संबंधित है ना। तो ये जो रामायण है इसी का एक प्रकार से अनुवाद है अवधी भाषा में, रामचरितमानस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो यह बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ओके, आगे महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। ठीक, आगे महाभारत का दूसरा नाम क्या है? यह बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। ओके, अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक, नेक्स्ट आपका महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसे हम लोग रज्मनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, रज्मनामा के नाम से जानते हैं महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक, अब इस महाभारत इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद भी बदायूनी ने ही किया है। ठीक है, बदायूनी ने ही रामायण का और महाभारत का दोनों का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक, आगे है भूकंपी तरंगे हैं। तो भूकंपी तरंगे कुल 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पी तरंगे, यस तरंगे और एल तरंगे आती हैं। ठीक, अब प्राथमिक तरंगे कौन सी हैं? तो जो पी तरंगे होती हैं यह प्राथमिक तरंगे होती हैं। ठीक है, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं। नेक्स्ट आपका है धरातल तक ही सीमित है। तो जो यल तरंगे हैं यह धरातल तक ही सीमित हैं। ठीक, यल तरंगे धरातल तक ही सीमित हैं, केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो यस तरंगे जो हैं वह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। यस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से कौन सी तरंग गुजर सकती है? तो जो पी तरंगे होती हैं यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक, सबसे कम गति एवं आवृत्ति होती है। तो यल तरंगों की आवृत्ति सबसे कम और गति भी सबसे कम होती है। ठीक है, और सर्वाधिक गति एवं आवृत्ति की यदि बात की जाए तो पी तरंगों की आवृत्ति और गति सर्वाधिक होती है। ठीक, पी तरंगों की गति और आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ओके, अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। ठीक, अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। ओके, सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं? तो जो यल तरंगे होती हैं यह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक,
इनसे सर्वाधिक नुकसान होता है। ठीक, ये जो है आपकी 3 तरह की भूकंपी तरंगे होती हैं। इनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए पी तरंगों, यस तरंगे और यल तरंगों के बारे में ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक, आगे है झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष हैं और इस समिति में कुल 15 सदस्य थे। संघ समिति में कुल 15 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, रक्तचाप का नियंत्रण होता है। रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है, रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से होता है। ठीक है, वह एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ठीक, रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, जैसे जब व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम नहीं करती है, तो उस समय डायलिसिस की जरूरत पड़ती है रक्त को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये जो रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक, यह एक कृत्रिम विधि है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य वृक्क करता है। ठीक है, वृक्क मीन्स किडनी। ठीक है ना, वृक्क को किडनी के नाम से जानते हैं। तो जो किडनी होती है वह रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। ठीक, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मूत्र का निर्माण भी किडनी में होता है, वृक्क में। ठीक, कहाँ पे, किडनी में। अब एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, अब आगे है राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है। ठीक है, स्टॉक नहीं, यानी जो राष्ट्रीय आय है यह एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। प्रवाह मतलब चलती रहती है ना, रुकने का कारण नहीं इसका, इसका काम चलते रहना, इधर से आना उधर से जाना, ये चलता रहता है ना। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोला जाता है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये था आज का 13वां सेट, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग एक एक सेट करते चलेंगे, है ना, और प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।